जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज आपकी जो क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों हमारा वाक्य। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसीलिए मैं हालांकि नहीं डालना चाहता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि आज जो तारीख है, इसको हम दिनांक, तिथि और डेट भी कहते हैं, वो है 11/4/2025। क्लियर। और टॉपिक है जी हमारा वाक्य, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगाते रहते हैं। क्लास लाइव है, क्लास रिकॉर्डिंग है, तो वो बच्चे केवल और केवल पढ़ाई करें उनकी संतुष्टि के लिए। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज डेट डालता हूँ, क्योंकि अब टीचर छात्र का जो संबंध है उतना अच्छा नहीं रहा है जितना होता है, क्योंकि छात्र भी कलयुगी हैं और टीचर भी अपने धर्म को छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, टीचर का धर्म है पढ़ना और पढ़ाना। वाक्य के भेदों की बात चल रही थी, वाक्य के भेद। और वाक्य के जब हम भेद की बात कर रहे हैं तो इनमें से वाक्य के मूल रूप से दो भेद होते हैं, लेकिन एक पहला भेद है आपका यहाँ पे रचना संरचना के, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। और इनकी भेदों की जो संख्या है वो है 3। इनमें से सरल वाक्य को हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। सरल वाक्य। आज जो बारी है वो मिश्र वाक्य की है। सरल वाक्य में किसी का कोई डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को आज हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। जो चीजें आपने पढ़ी है अभी, जैसे इससे पहले टॉपिक आपने अव्यय निपात वाला कंप्लीट किया है, उन अव्यय निपात की आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज का अपना काम, और वो है मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य कहाँ होगा जी? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य जिस सेंटेंस में 2 क्रिया हो और जिस वाक्य में 2 क्रिया परस्पर निर्भर हो। जिस वाक्य में एक क्रिया के, जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का, जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। जहां कोई उपवाक्य, वाक्यांश किसी सरल वाक्य से, किसी सरल वाक्य से निम्न समुच्चय बोधक, निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से, निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से
जुड़ा हो। वे समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं आपके कि, तो, चूंकि, ताकि, जो, जिसने, जिससे, ज्यों, त्यों, क्योंकि, जैसा, वैसा, जैसे, वैसे, जितना, उतना, जितनी, उतनी आदि। अगर इसमें से कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देता है तो वहां दो क्रिया ऑटोमेटिक निर्भर होगी, आश्रित होगी। यानी कि जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर हो, इसी निर्भर को हम आश्रित और डिपेंड होना भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता हो, अर्थात एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का आपको संकेत मिलता हो, जो कोई उपवाक्य या वाक्यांश किसी सरल वाक्य से निम्न समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो, और वे समुच्चय बोधक अव्यय आपके ये वाले हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के थे, एक समानाधिकरण और दूसरे व्याधिकरण। जो अलग अलग आधार को जोड़ने का काम करते हैं वो आपके सामने हैं, और दूसरे समानाधिकरण थे जैसे और, या, अथवा, व, उनका भी प्रयोग हम करते हैं लेकिन वो संयुक्त वाक्य में। तो यहाँ पर जो भी चीज आपने पहले पढ़ी उसी से रिलेटेड चीज, उसी से जुड़ी हुई चीज आपको यहाँ बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। इसीलिए सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। वर्षा होगी तो फसल बोएंगे। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। ऐसा कौन भारतीय हैं
जिसने जिसने भगत सिंह का नाम ने सुना हो। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे ही निकले। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे ही निकले। जितनी आमदनी उतना खर्च। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही बरसात होने लगी। तो ये सारे के सारे सेंटेंस प्यारे दोस्तों आपके किसके हैं? मिश्र वाक्य हैं। इनको कैसे पहचान सकते हैं? 3 तरीके से, क्योंकि आपको यहाँ 3 स्टेटमेंट बताई गई। जिस सेंटेंस में 2 क्रिया हो, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो, डिपेंड हो, आश्रित हो। थैंक यू वत्सल। तो बहुत सारे बच्चे अब टीचर के पढ़ाए गए चीज़ों को समझ भी रहे हैं, टीचर के टीचिंग मेथड को भी पसंद कर रहे हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि कोई मेहनत अगर करे टीचर, वो बच्चों तक 100% पहुँचे, और बच्चे के पहले जो डाउट थे वो डाउट सारे अगर क्लियर होने लगते हैं तो आपका एक दिन का बड़ा अचीवमेंट होता है। तो प्यारे दोस्तों ये तीनों ही स्टेटमेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपने इन 11 सेंटेंस पर। बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। एक तो इसमें प्यारे दोस्तों हमने तो निपात का प्रयोग किया है। जहां तो निपात का प्रयोग होगा वो मिश्र वाक्य होगा। उसका रीजन ये है कि तो का प्रयोग करते ही जो बाद वाली चीज है, जो बाद वाली क्रिया है, वो पहले वाली क्रिया पर डिपेंड हो जाती है, निर्भर हो जाती है, आश्रित हो जाती है। वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, इसमें भी हमने किसका प्रयोग किया? तो का प्रयोग किया। इसमें इसलिए का प्रयोग किया। यहाँ की, यहाँ पर जो, यहाँ पर जिसने, यहाँ पर जैसा, यहाँ पर उतना और जितना, यहाँ पर वैसी और जैसी, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों वैसा और जैसा, और यहाँ पे त्यों और ज्यों का प्रयोग। यानी कि जो मैंने रेड से सर्कल किया है, अंडरलाइन किया है, वो सारे के सारे समुच्चय बोधक हैं। आपको बता रहे हैं कि ये मिश्र वाक्य हैं। जाम की, तो, चूंकि, ताकि, जो, जिसने, जिससे, ज्यों, त्यों, क्योंकि, जैसा वैसा, जैसे वैसे, जितना उतना, जितनी उतनी, इनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये हमें बताते हैं कि वहां 2 क्रिया होगी और दोनों की दोनों क्रिया डिपेंड होगी, और जहां क्रिया डिपेंड होती है एक दूसरे पर वे मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। क्लियर? दूसरी चीज देखो जी, इसमें क्या है?
वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, तो यहाँ फसल का बोना वर्षा के होने पर डिपेंड है। ठीक है, अंधेरा भागना यहाँ पे प्यारे दोस्तों सूरज के निकलने पर डिपेंड है। गांधी जी ने कहा, क्या कहा, सदा सत्य बोलो, बाद वाली चीज यहाँ बोलो कहाँ पे डिपेंड है। वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी, तो जो जन्मदिन पर दी थी वो घड़ी मिल गई, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। क्लियर। इसके बाद में ऐसा कौन भारतीय जिसने भगत सिंह का नाम न सुना हो, बाद वाली चीज पहले वाली पे डिपेंड है। ऐसा कौन भारतीय, ये वाक्यांश है। वह घड़ी मिल गई, ये वाक्यांश है। ठीक है, गांधी जी ने कहा, ये भी वाक्यांश है। वाक्यांश मतलब उपवाक्य है। वाक्यांश क्या है, उपवाक्य। क्लियर जी। सर एनी क्लास का मतलब क्या है भाई अंकित गुप्ता जी? एक तो एक ही कमेंट को एक दो बार करो, सारे कमेंट एक साथ नहीं है। तो ये क्लासें ठीक चल रही है या की वगैरह कोई गलत डाल दिया आज? जी हाँ अंकित जी, आप मैसेज ना करें दोबारा से, आपका मैसेज मैंने ले लिया है। एनी क्लासेज का मतलब क्या है, कोई दूसरी क्लास चल रही है? जी ठीक है, हिंदी में तो हिंदी की बात करोगे ना। ठीक है, बाकी क्लास का तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी क्लास का जो शेड्यूल है वो अपने टाइम टेबल में देख के आप वो क्लास से अटेंड करें। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है भाई, कोई एक बच्चा परेशान हो रहा है, उसके दो तीन रीजन है। ठीक है, एक तो उसको जो है चुल मची हुई है, वो इस वजह से भी परेशान हो सकता है। दूसरा वो सीरियस हो गया है, उसको पता चला कि तेरे साथ के बहुत सारे लड़के भर्ती हो गए हैं, इस तुझे भी बोना है। तो कई बार बच्चा ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो भी परेशानी उसको होती है। तो अगर सारी चीज आपकी ओके चल रही है, ठीक चल रही है, और आपको मिश्र वाक्य जो पढ़ा रहे हैं समझ में आया, तो जितने भी बच्चे लाइव है एक बार पहले सारे बच्चे ओके कीजिए, यस कीजिए। मैं इसी वजह से आपको कमेंट पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि जब कमेंट पढ़ के सुनाते हैं तो टॉपिक से दूर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को। चलो जी, हाँ जिसको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है बैच को परचेज करने में या कुछ, तो कैरियर विल के प्यारे दोस्तों जो हेल्पलाइन है उस पर आप फोन करो। ठीक है, वहां पे आपकी सुनवाई होगी। जी जी, अव्यय तो कंप्लीट हो गया, अव्यय के चैप्टर में वाक्य नहीं पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, कल आपका वाक्य का सारी चीजें चली थी, अव्यय और निपात तो कब के कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं कहा कि रेगुलर क्लास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे लाइव है, एक बार अगर चीजें आप तक पहुंच रही है, ठीक है, तो आप सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। थैंक यू थैंक यू। चलो अब देखिए, तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। तो अंधेरा भागना किस पर डिपेंड हो गया, सूरज के निकलने पर। यहाँ बोलना किस पर डिपेंड हुआ, जो कहा गया। यहाँ जो जन्मदिन पर आपको घड़ी मिली थी, दी गई थी, वो घड़ी आपको मिल गई। ऐसा कौन भारतीय जिसने भगत सिंह का नाम न सुना हो, बाद वाली चीज पहले पे डिपेंड हो गई जिसने का प्रयोग करने पर। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे ही निकले, तो यहाँ वैसे और जैसा का प्रयोग किया गया। जितनी आमदनी उतना खर्च है, तो ये प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उतना और जितना है, क्योंकि यहाँ खर्च आमदनी पर डिपेंड है। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ भरनी करनी पर डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, तो यहाँ काटना बोने पर डिपेंड है। जो ही में घर पहुंचा तो ही बरसात होने लगी, तो बरसात का होना और घर पहुंचना आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है। तो इन सभी सेंटेंस में दो क्रियाएं थी, दोनों की दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड थी, अर्थात निर्भर थी, आश्रित थी, और साथ के साथ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जा रहा था। और इसके बाद तीसरी कंडीशन हमने ये अप्लाई की कि इसमें इन समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया। तो ये क्या थे जी, आपके मिश्र वाक्य थे। अब आ जाओ संयुक्त वाक्य पे, क्योंकि सरल वाक्य आपको कल पढ़ाए गए थे। ठीक है, जो चीज पहले पढ़ाई गई उसी का इम्प्लीमेंट आपको सिखाया जा रहा है। इसके बाद क्या है आपका संयुक्त वाक्य। ये क्या होगा जी आपका संयुक्त वाक्य, कहाँ होगा जी संयुक्त वाक्य, इसको भी समझिए।
जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु दोनों एक दूसरे पर परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना होकर पूरक हो, निर्भर ना होकर एक दूसरे की पूरक हो, एक दूसरे की पूरक हो। तो इसमें क्रिया डिपेंड नहीं रहती भाई। जिस वाक्य में दो क्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र हो या पूरक हो, स्वतंत्र हो या पूरक हो, जहां कोई वाक्यांश मतलब उपवाक्य किसी दूसरे सरल या जहां कोई वाक्यांश उपवाक्य किसी दूसरे सरल या मिश्र वाक्य से निम्न समुच्चय बोधक जहां कोई वाक्यांश उपवाक्य किसी दूसरे सरल या मिश्र वाक्य से निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो। वो कौन से समुच्चय बोधक अव्यय है जी? और या अथवा यद्यपि तथापि किंतु परंतु लेकिन वरन। अगर इनमें से कोई समुच्चय बोधक आता है तो वो क्या कहलाएंगे? आपके संयुक्त वाक्य। कैसे? सूरज निकला और अंधेरा भागा। दूसरा, घंटी बजी और सभी छात्राएं कमरे से बाहर आ गई।
कमरे से बाहर आ गई। तीसरा, यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, परंतु रेलगाड़ी चली गई। चीकू चीकू मैंने मैं क्लास के लिए आया, लेकिन बिजली चली गई। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ हमने और का प्रयोग किया है, इसमें यहाँ हमने तथापि का प्रयोग किया है, यहाँ परंतु का और लेकिन का प्रयोग किया। एक तो ये समुच्चय बोधक अव्यय बता सकते हैं आपको, और 99% तो हम और का प्रयोग करते हैं संयुक्त वाक्य में। ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य को पहचानने की सबसे बड़ी कंडीशन यही है। और जहां और का प्रयोग नहीं होता वहां फिर हम तथापि का प्रयोग करते हैं, परंतु का प्रयोग करते हैं, लेकिन का प्रयोग करते हैं, वरन का, बल्कि का है। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ठीक है, परंतु, लेकिन, किंतु जो है रेलगाड़ी चली गई। तो यहाँ आप कोई भी प्रयोग कर सकते हो क्योंकि वो एक ही सेंस में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ जो हमने समुच्चय बोधक अव्यय लिखे हैं, ये किंतु, परंतु, लेकिन, वरन का प्रयोग एक ही सेंस में किया जाता है। अगर इनमें से आप किसी भी समुच्चय बोधक अव्यय को ऐसे सेंटेंस में पाते हो जिसमें दो क्रिया हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका संयुक्त वाक्य। दूसरा 99% तो आप इससे पहचानोगे, फिर 1% किससे पहचानोगे? जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो, निर्भर ना होकर एक दूसरे की पूरक हो। ये स्टेटमेंट पूछी जाएगी आपसे कि जहां क्रिया निर्भर ना होकर एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, तो कौन सा वाक्य होता है? तो आपका होगा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो क्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र हो या पूरक हो, वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। जहां कोई वाक्यांश उपवाक्य किसी दूसरे सरल या मिश्र वाक्य से, इनमें से किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है, तो वो भी क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग क्रियाएं हैं, डिपेंड है ही नहीं एक दूसरे पर। यहाँ क्रिया क्या है? निकला, और यहाँ क्या है? भागा। तो यहाँ निकलना और भागना दोनों अलग अलग क्रियाएं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। यहाँ घंटी बजी और इसके बाद छात्र बाहर आ गए, और का प्रयोग किया है, दोनों पूरक हो गए एक दूसरे के। पहले जो वो बजी है तब वो बाहर आए, ये निकला है तब अंधेरा भागा है। यद्यपि मैं वहां नहीं था, ये खुद कह रहा है कि मैं वहां था ही नहीं, और फिर कह रहा है मैं पूरी घटना बता सकता हूं। तो जब था ही नहीं, पूरी घटना बता सकता हूं, तो डिपेंड तो हुआ ही नहीं। और जब डिपेंड नहीं है तो तथापि के द्वारा उसको जोड़ दिया गया। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई। यहां पहुंचा, ठीक है, और ये चली गई, दोनों एक दूसरे की पूरक हो गई, स्वतंत्र हो गई, ठीक है, डिपेंड ही नहीं है। मैं क्लास के लिए आया लेकिन बिजली चली गई,
तो अगर लाइट चली जाएगी क्लास हो नहीं पाएगी। तो लाइट का जाना और मेरा आना दोनों क्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र है, इसीलिए पांचों के पांचों सेंटेंस आपके क्या है प्यारे दोस्तों, संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। तो हम बल्कि का, लेकिन का, किंतु का, परंतु का, वरन का प्रयोग एक ही सेंस में करते हैं, और वो भी किसमें, समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में संयुक्त वाक्य में। जो चीज आपने अभी पढ़ी थी, इससे पहले वाक्य से पहले आपका टॉपिक क्या था, अव्यय और निपात। उन्हीं अव्यय और निपात का प्रयोग कहाँ होता है, ये चीज आज आपने सीखी। इसलिए टॉपिक का सीक्वेंस में पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको ये समुच्चय बोधक अव्यय ना पता होते तो आप यहाँ मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को नहीं पहचान पाते। तो वही चीज आपने यहाँ पे क्या की, इंप्लीमेंट करके देख ली। ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है जो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो है अलग अलग आधार को जोड़ने का काम करते हैं, ये जो है समान आधार को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय आपको दो प्रकार के बताए गए, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, एक व्याधिकरण। तो यहाँ पर ये क्या है प्यारे दोस्तों, और या अथवा, इनका प्रयोग हम क्रिया को एक दूसरे से पूरक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो बारी आपकी आई है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो दूसरा जो भेद है वो क्या है जी आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और वो भेद होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे 8। कौन से भेद होंगे, 8 भेद होंगे। इनमें से एक भेद होता है हमारा पहला, विधि या विधान वाचक वाक्य। इसका दूसरा नाम जो होता है उसको कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य। क्या कंडीशन है जी सकारात्मक वाक्य की, वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है। मान लिया वाक्य में क्रिया होगी, वाक्य में सनातन सत्य, वाक्य में सनातन सत्य, वाक्य में सनातन सत्य, सार्वभौमिक सत्य पाया जाता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ। वाक्य में सनातन सत्य, सार्वभौमिक सत्य पाया जाता है। वाक्य में कथन, घटना, प्रसंग, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। वाक्य में कथन, घटना, प्रसंग, वाक्य में कथन, घटना, प्रसंग, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र विज्ञान के अनुकूल। वाक्य में कथन, घटना, प्रसंग, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र विज्ञान के अनुकूल होते हैं। क्लियर। वाक्य में प्रकृति का
विधान नियम वो होता है। वाक्य में प्रकृति का विधान नियम होता है। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, आपके विधि या विधान वाचक वाक्य, ये 4 कंडीशन आप अप्लाई करोगे इन सेंटेंस। कैसे? सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण है। भारतीय संसद के 3 अंग महाभारत का युद्ध महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये कंडीशन सारी अप्लाई कर दो आप। ये 4 कंडीशन जी। वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है। सब वाक्य में क्रिया हुई। पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। यहाँ क्रिया का होना पाया गया। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। भारतीय संसद के 3 अंग है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। तो इसमें क्या है, सब सेंटेंसों में क्रिया का होना पाया गया। वाक्य में सनातन सत्य, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे? सूरज जब भी निकलेगा पूर्व दिशा में निकलेगा। पहले भी निकल रहा था, अब भी निकल रहा है और आगे भी निकलेगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर हमेशा घूमती रही है। पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है जी? यूनिवर्सल ट्रूथ है, सनातन सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। वाक्य में कथन, घटना, प्रसंग इतिहास के अनुकूल है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया, ये इतिहास के अनुकूल है। इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है। ठीक है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, ये ज्योग्राफी भी मानती है और साइंस भी इस बात को कहता है। ठीक है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, तो ये साइंस के अनुकूल कथन है। साइंस इस बात का साक्षी है, प्रमाण है। इसके बाद भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राजनीति शास्त्र इस बात को कह रहा है।
यानी कि जो कथन इतिहास के अनुकूल है, द्वारका के राजा अगर कर्ण थे तो ये अपने आप में सत्य कथन हुआ, क्योंकि द्वारका के राजा श्री कृष्ण थे, इतिहास के अनुकूल कथन नहीं है वो। तो द्वारका के राजा श्री कृष्ण जी थे तो ये इतिहास के अनुकूल हो गया, और द्वारका के राजा कर्ण थे, ये इतिहास के प्रतिकूल हो गया। तो जो हमारे सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने चीजों को प्रमाणिक रूप से रखा है, अगर वो उनके अनुकूल कथन होते हैं तो वो भी विधि या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, शास्त्र, विज्ञान के अनुकूल कथन आपके जो होंगे वो कहलाएंगे विधानवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। वाक्य में प्रकृति का विधान है। प्रकृति का विधान क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहेगी। प्रकृति का विधान क्या है, भारत में जब भी सूरज निकलेगा पूर्व दिशा में निकलेगा। प्रकृति का विधान क्या है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, वो पूर्व में दक्षिण, उत्तर दिशा में स्थित है, वो पूर्व व पश्चिम में नहीं है। तो ये प्रकृति का विधान है, प्रकृति का नियम है, नेचर है। इसी वजह से ये चारों की चारों कंडीशन इन 6 सेंटेंस पे अप्लाई हुई, और ये सारे के सारे वाक्य क्या कहलाए, आपके विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य। इसके बाद फिर दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है आपको निषेधात्मक। क्या है जी, निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, यहाँ क्या आएगा, वाक्य में क्रिया का न होना, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। दूसरा, वाक्य में निषेधात्मक शब्द, वाक्य में निषेधात्मक शब्द नैना, नहीं, नहीं, मत, मना करना, वर्जित, निषेध, हानिकारक, हानिकारक आदि का प्रयोग, आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ सकारात्मक वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है, वहीं नकारात्मक वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे न खुद सोया, न मुझे सोने दी। यहाँ शोर मत करो। यहाँ गंदगी न फैलाए। यहाँ गाड़ी
खड़ी करना सख्त मना है। इसमें क्या हुआ जी, इसमें न का प्रयोग हुआ, इसमें मत का प्रयोग हुआ, न का प्रयोग हुआ, इसमें मना का प्रयोग हुआ। ऐसी और भी सेंटेंस है, ठीक है। जैसे शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। 6 यहाँ से प्रवेश निषेध है। तो कहने का मतलब धूम्रपान करना वर्जित है। तो इसमें यहाँ हानिकारक शब्द है, इसमें निषेध शब्द है। तो एक तो इन्हीं सारे 6 के 6 सेंटेंस में क्रिया का न होना पाया गया है। दूसरा क्या है, नकारात्मक वाक्य को बताने के लिए निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग जरूर होता है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में न, ना, नी, नहीं, मत, ठीक है, मना करना वर्जित है, ठीक है, धूम्रपान करना वर्जित है, निषेध हानिकारक शब्दों का प्रयोग होगा, क्रिया का न होना पाया जाएगा, तो वह निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहलाएंगे। इसके बाद तीसरा वाक्य है आपका इच्छावाचक वाक्य। क्या है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य क्या होगा जी, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप का, इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप का भाव हो, जिसमें इच्छा हो, आशा हो, शुभकामना हो, श्राप, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप का भाव हो, क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य। कैसे कहलाएगा जी, चलो एक एक कप चाय हो जाए। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। आपकी यात्रा मंगलमय हो। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए। तो इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, एक एक कप चाय हो जाए
इसमें इच्छा जाहिर की गई है। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। इसमें आशा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपकी परीक्षा अच्छी हो। ये आपका श्राप है। इच्छा दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव सकारात्मक इच्छा, एक नेगेटिव। आपके दो तरह के पड़ोसी है, एक अच्छे हैं एक बुरे हैं। अच्छे पड़ोसियों के प्रति आपकी इच्छा पॉजिटिव होगी और जो आपके बुरे गलत पड़ोसी हैं उनके प्रति आपकी इच्छा नेगेटिव होगी। तो एक पड़ोसी आपका भला चाहता है तो उसके प्रति आपकी इच्छा पॉजिटिव होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक एक कप चाय हो जाए, ये मेरी इच्छा है आपके साथ चाय पीने की। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, ये आशा है। उम्मीद है आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये शुभकामना है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये श्राप है, ये नेगेटिव इच्छा हुई। ठीक है, तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए, ये भी श्राप है। और ये अपने आप में यहाँ पर प्यारे दोस्तों ताकि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए, बाद वाली चीज पहले पे डिपेंड है। ये मिश्र वाक्य का भी उदाहरण है। लेकिन जब उसको पूछना होता है अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, तो वो सेंटेंस दे के आपको ऑप्शंस क्या देगा, विधानवाचक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक, उसमें से आपको बताना है। और जब उसको सरल मिश्र संयुक्त पूछना है तो आपके ऑप्शन में सरल मिश्र संयुक्त वाक्य होते हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तो तुम्हारा खून पी, ये नेगेटिव इच्छा है। और साथ के साथ प्यारे दोस्तों बाद वाली चीज पहले पे डिपेंड है, इसीलिए ये क्या कहलाया, आपका मिश्र वाक्य भी कहलाया। क्योंकि आपको हर जगह चीजें अप्लाई करके देखनी है ना, तभी तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो ये था आपका इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपका है आज्ञावाचक। इसके बाद क्या है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य को कराएंगे कल की क्लास में। किसी का किसी भी तरह का कोई डाउट बचा है, ठीक है, तो वो अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। किसी का कोई भी डाउट, ध्यान रखना है कल शायद शनिवार है और शनिवार को मैं क्लास लूंगा। ठीक है, बाकी किसी दिन अगर आपकी एक दिन क्लास ऑफ रही तो जो मंडे टू फ्राइडे का जो हमारा काम है वो हम एक सप्ताह में कंप्लीट करते हैं। तो अगर मंडे टू फ्राइडे में से कोई क्लास मेरी ऑफ होती है तो सैटरडे संडे को मैं अपनी क्लास लगवाता हूँ। क्योंकि इस सप्ताह में कोई क्लास आपकी ऑफ नहीं हुई जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अगर ऑफ होती है आगे चल के तो सैटरडे संडे में उसकी भरपाई करते हैं। अगर यहाँ तक सारी चीज आपको क्लियर है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। क्लास की पीएनजी कहीं नहीं मिलेगी, मैं अपने किसी भी बैच में किसी भी तरह की कोई पीएनजी में प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। जो पीएनजी है यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ वही क्लास नोट्स के रूप में आपके पास एक पीडीएफ है, ठीक है, क्लास नोट्स के नाम से, उसको आप खोल के देखिए, वो सारी की सारी आपकी पीएनजी ही है जी जी। हाँ, इसलिए का प्रयोग मिश्र और संयुक्त दोनों वाक्य में होता है। वहां पे आपको क्रिया देखनी है कि जो डिपेंड है तो इसलिए का प्रयोग हुआ है, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, आपका मिश्र वाक्य। और क्रिया डिपेंड नहीं है तो वो संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए का प्रयोग हम दोनों सेंटेंस में करते हैं, मिश्र में भी और संयुक्त में भी। हाँ, कल क्लास होगी उत्सव, आपको थोड़ा सा टाइम टेबल देख के जरूर आना है जी 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 जी। चलो, थैंक यू थैंक यू। वर्ण का दूसरा नाम बल्कि है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है जी जी। यूट्यूब पर क्लास 9:30 सुबह मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाए थे इसलिए शाम को ली थी, आज फिर है अभी 9:30 यूट्यूब की क्लास है, कैरियरविल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। टॉपिक का नाम है काल जी 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 जी। मेरी कंटिन्यू क्लास चलती है, सुबह 7 से 8 है, 8 से 9 है, इसके बाद में फिर प्यारे दोस्तों 9:30 से 10:30 है, फिर 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, और उसके बाद में फिर मैं निकल जाता हूँ ऑफलाइन क्लास के लिए। तो सुबह 7 बजे से लेके शाम के मेरा 10:30 बजे तक शेड्यूल होता है। जैसे कि कल शाम को आपने देखा होगा
9:30 से 10:30 मैंने क्लास ली वाच्य की यूट्यूब पर। तो सुबह मॉर्निंग में 7 से लेके, ठीक है, शाम को 10:30 बजे तक मेरी कंटिन्यू क्लास होती है। कोई क्लास 1 घंटे की है, कुछ क्लासें 2-2 घंटे की भी होती हैं ऑफलाइन वगैरह में, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का टोटल जो शेड्यूल होता है पर डे का, ये होता है प्यार दोस्तों मंडे टू फ्राइडे, सुबह मॉर्निंग में 7 से लेके, ठीक है, 10:30 बजे, जिसकी वजह से कई बार एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है क्लास को लगाने में, ठीक है, इसके साथ बोर्ड को क्लियर करने में। चलो, और किसी का कोई डाउट किसी तरह का? जी जी, थैंक यू। हाँ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस सिपाही सबके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिलेबस दोनों का कॉमन ही है, बस क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसमें अप और डाउन रहता है। यूपी पुलिस सिपाही में आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एसआई में थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी जी, तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों एक और बेहतरीन क्लास के साथ, जिसमें हम इस